नमस्कार दोस्तों। राजस्थान फोरम व श्री सीमेंट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चतुरंग लॉकडाउन लाइव वर्चुअल सेशन में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं दीपक भट्ट, विजुअल आर्टिस्ट, आज अपनी कला यात्रा के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट्स हैं। इसके पहले कि मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँ, मैं सबसे पहले राजस्थान फोरम और श्री सीमेंट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष पद्म भूषण श्री विश्व मोहन जी भट्ट साहब, श्री संदीप जी भदौरिया साहब, डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय, सर्वे जी भट्ट साहब और समस्त गणमान्य सदस्य सभी का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसके पहले कि मैं अपना कला यात्रा के बारे में शुरुआत करूँ, सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि वर्तमान में मैं गुजरात में आणंद जिले में हूँ। फाइन आर्ट कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटिंग डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। मेरा मूलतः जन्म डूंगरपुर में हुआ। डूंगरपुर सदर्न राजस्थान के एक छोटा सा टाउन डूंगरपुर, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ। जैसा कि जन्म के साथ में अगर मैं अपने पारिवारिक स्थिति को देखूं तो उसमें हम 4 भाई बहन थे। उसमें मैं इकलौता भाई, और हमारे परिवार में जैसा कि मेरे ग्रैंडफादर वो म्यूजिशियन थे। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की उनके पास एक बड़ी प्रेरणा थी। तो आर्ट बैकग्राउंड में ख़ास तौर से ये कह सकते हैं कि कुछ म्यूज़िक को लेकर के थोड़ा सा इंटरेस्ट हमारे ग्रैंडफादर ने हमारे आगे की जनरेशन में डाला, तो जिसमें मेरे फादर और मेरे सिस्टर वगैरह काफ़ी इंस्पायर हुए। तो मेरा शुरू से ही जितना भी इंटरेस्ट हुआ करता था, अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं था। प्राइमरी लेवल की पढ़ाई मैंने डूंगरपुर में प्राइवेट स्कूल से की, जहाँ पे सबसे पहले अगर मैं याद करता हूँ तो मुझे याद आता है कि ड्राइंग से सबसे पहली मुलाकात जो मेरी हुई थी, तो उसमें 8th क्लास में हमें हमारा सब्जेक्ट के लिए एक ऑप्शन आता है कि आपको या तो ड्राइंग सब्जेक्ट लेना है या फिर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है। आपके लिए इलेक्टिव था, तो उसमें से मैंने ड्राइंग सब्जेक्ट इलेक्टिव जो था उसमें ड्राइंग सब्जेक्ट में टिक कर लिया और मैंने ड्राइंग की पढ़ाई उसमें करनी शुरू की। क्योंकि मैंने देखा कि बड़ा सीधा सा रास्ता है कि कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट में बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस वगैरह करना, तो उससे बढ़िया है कि क्यों ना सीधा साधा रास्ता जो है ड्राइंग का ले लिया जाए। तो उस वक्त मुझे पता चला, जो टीचर थे उन्होंने भी शुरुआत में कुछ ड्राइंग्स बनवाए, कुछ बेसिक कलर्स बनवाए, क्रेयॉन्स वगैरह से। तो तब मन में एक अच्छी सी बड़ी अच्छी फीलिंग अच्छी है। बाकी का एक्सप्रेशन तो कुछ पता नहीं, लेकिन वो अच्छा लगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आगे की क्लासेस चलती रही, चूँकि मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ाई जब मैं कर रहा था, हायर सेकेंडरी की जो क्लासेस थी उसके लिए जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो तभी मेरे पास में साइंस का सब्जेक्ट था। वैसे मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट रहा। तो शुरुआत में अच्छी परफॉर्मेंस के चलते पेरेंट्स ने मुझे साइंस सब्जेक्ट दिलाया और अपने साइंस सब्जेक्ट के लिए की शुरुआत में अपनी पढ़ाई में की हायर सेकेंडरी। तो इन क्लासेस में बड़ी साइंस सब्जेक्ट के साथ में बड़ी मशक्क़त करते हुए चलते रहे। और जहाँ पे भी साइंस सब्जेक्ट्स की जब भी कभी नया कोर्स या नई बुक्स आती, तो मेरा एक्साइटमेंट सिर्फ और सिर्फ उन बुक्स को देखूँ, उनमें पेजेस पलट के उनके इलस्ट्रेशन को देखूँ। इन सारी चीज़ों का इंटरेस्ट मुझे बहुत शुरू से ऐसा रहा। जो भी बुक्स मिलती तो उनके इलस्ट्रेशन को देखने का बड़ी क्यूरियोसिटी मुझे हमेशा से हुआ है। इन दिनों एक घटना हुई, जब भी हमारे रिलेटिव डूंगरपुर से ही एक रोज हमारे घर आए और कुछ आर्ट की बात करने लगे। तो मैं बड़े ध्यान से सुनने लगा। तो उन्होंने कुछ बताया कि ड्राइंग, पेंटिंग और पोर्ट्रेट और इस तरह की कुछ बातें बोलने लगे, तो मुझे बहुत समझ नहीं आई। लेकिन एक थोड़ी सी उनकी बात में जो मुझे लगा, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आप
चित्रकला जानते हैं। तब उन्होंने कहा कि अब आप मेरे घर पे आइए और मेरी कला करने को एक बार देखिए और आपको पता चलेगा कि मैं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मथुरा नाथ जी भट्ट, डूंगरपुर में हिज हाइनेस के टाइम महाराणा लक्ष्मण सिंह जी के समय में आप वहाँ के एक जाने माने चित्रकार रहे थे रघुनाथ जी भट्ट से सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई। जिनकी इंस्पिरेशन से और जिनके काम देखने के बाद मुझे पता चला कि किस तरह से कलर्स का ट्रीटमेंट लाइन की ड्राइंग्स के साथ में किस तरह से कलर होता है, किस तरह ऑयल कलर चलाया जाता है, किस तरह से पोस्टर कलर चलाया जाता है। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन जो मुझे प्राप्त हुआ वो मथुरा नाथ जी भट्ट थे और उनके साथ में अब चूँकि मन में एक एक्साइटमेंट जागी गया कि किस तरह से मैं अपनी इन पेंटिंग्स की और बारीकी को जान सकूँ। तो इस क्यूरियोसिटी ने मुझे डूंगरपुर में एक और शिक्षक से मिलवाया जिनका नाम है, बड़े शिद्दत से लेता हूँ, आपका नाम है डॉक्टर जिया-उल-हक खान। आप बेसिकली प्रोफेशन से फिजिकल ट्रेनर थे। फिजिकल इंस्ट्रक्टर होने के बाद में आपके पास में सारी खूबियाँ मौजूद थी। आप अच्छी पेंटिंग करते थे, आप बहुत अच्छे कैरिकेचर आर्टिस्ट थे, आपका बहुत अच्छा कंपोजिशन हुआ करता था, बहुत अच्छी लैंडस्केप्स आपने किए हैं। तो उनकी इतनी बड़ी मल्टी डायमेंशनल जो कैरेक्टर था उनसे मुलाकात करने का मौका मिला और उनसे मैंने सहज मेरी जिज्ञासा थी उनके सामने रखी कि सर आप मुझे कुछ थोड़ी सी ड्राइंग के टिप्स देंगे, मुझे बड़ा शौक है और मैं सीखना चाहता हूँ। तब उन्होंने एक स्केच लेकर के मुझे अपने घर बुलाया और कुछ स्केचेस उन्होंने करके बताया। वो जब स्केचेस कर रहे हैं तब उन्होंने कहीं न कोई रेफरेंस देखा और न कुछ, और वो बड़ी फास्ट बड़े लाइन्स चलाते चले गए और मैंने जब उनके काम को देखा तब मुझे लगा कि ये चित्रकला कुछ और चीज़ है, ये इतनी आसान दिख रही है लेकिन इतनी आसान है नहीं। और फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा अभ्यास जिया-उल-हक साहब के अंडर में सीखने का करने लगा। चूँकि पढ़ाई मेरी हायर सेकेंडरी की साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ में मशक्क़त करते हुए पूरी हुई। अब बात थी कि मुझे आगे एडमिशन लेना है तो क्या मैं साइंस सब्जेक्ट में ही जाऊँ या मैं अपने पसंद का सब्जेक्ट को चॉइस करूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स के सामने मेरा अपना जो निर्णय था कि मैं ड्राइंग सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ। मेरे इस निर्णय को मेरे पेरेंट्स ने बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया और मुझे इस बात की परमिशन दी कि मैं ज़रूर आर्ट सब्जेक्ट में पढ़ाई कर सकूँ। अब चूँकि डूंगरपुर में उस समय में किसी कॉलेज में ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट कॉलेज के सब्जेक्ट में नहीं हुआ करता था तो उसके लिए मुझे पाँचवाड़ा जाना पड़ा, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूर। अब मेरी कला यात्रा यहाँ से शुरू होती है कि मैं 100 किलोमीटर दूर सिर्फ और सिर्फ अपनी चित्रकला की पढ़ाई के लिए मैं निकल पड़ा। मैंने बांसवाड़ा कॉलेज में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करा। यहाँ पर मुझे दो दिग्गज कलाकार मिले, देवीलाल जी सोटेदार और डॉक्टर बंसीलाल जी शर्मा। आप दोनों के सानिध्य में यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इस दौरान मैंने उनकी जो फास्ट रैपिड स्केचेस जो बनाने का स्टाइल था देवीलाल जी सोटेदार का, उनका लाइव स्टडी में उनका पेंसिल से ड्राइंग करना था, उनके लाइव स्केचेस जो थे, बंसीलाल जी के जो कंपोजिशंस थे, इन सबको देख करके उस वक्त मैंने एक बार ये पता चला कि वाटर कलर क्या है, पोस्टर कलर क्या है और किस तरह से ऑयल कलर का ट्रीटमेंट कंपोजिशन में किया जाता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों का एक्साइटमेंट लेते हुए और साथ ही साथ पढ़ाई चलती रही और मेरा ग्रेजुएशन पूरा। यहाँ ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद अब वापस एक समस्या खड़ी हुई। अब चूँकि मेरा इंटरेस्ट अब पूरी तरह से सब्जेक्ट में आ चुका था और अब मैं मास्टर करने के लिए उद्यत था कि अब मुझे मास्टर्स के अंदर एडमिशन लेना है। चूँकि बांसवाड़ा कॉलेज के अंदर मास्टर्स ड्राइंग पेंटिंग में अवेलेबल नहीं था तो उस वजह से मुझे, हालांकि वहाँ पर आज भी मास्टर्स के लिए परेशानी है, आज भी वहाँ पर मास्टर्स में एडमिशन के लिए लोग परेशान होते हैं। तो मैंने अपनी जगह ढूंढी और नज़दीकी जगह उदयपुर थी और उदयपुर आकर ड्राइंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट में मैंने अपना मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। यहाँ एडमिशन हुआ। यहाँ आने के कुछ समय पश्चात कुछ क्लासेस और कुछ लेक्चरर्स के साथ में डिस्कशन हुई, कुछ क्लासेस हुई। उसके बाद यहाँ से मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। यहाँ से मेरा जीवन बदल गया।
चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया, क्योंकि जो चीज़ें अब मैंने यहाँ पर मास्टर के अंदर सीखी उसमें खास तौर से मेरे यहाँ पे जो गुरुजन थे डॉक्टर शेर चंद सर, लक्ष्मी नारायण जी वर्मा सर, हेमंत सर, मदन सर और वशिष्ठ सर, तो आप सबके सहयोग से यहाँ पर 2 साल का जो अध्ययन का जो समय था उसमें पूरी दुनिया बदल गई, जिसमें मेरा देखने का नज़रिया बदल गया। जिस तरह से चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला, जिस तरह से चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला, तो अब ऑब्वियसली जो काम आज तक हमने देखे थे, जो पोर्ट्रेट्स देखे थे, जितने लाइव स्टडी देखे थे या फिर जो लाइन ड्राइंग काम कर रहे थे, अब यहाँ आकर के सारी प्रोफेशनल स्टडी के अंदर कन्वर्ट हो गया। मैं आपको खास तौर से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के समय हमारे पास में 3 सब्जेक्ट होते हैं और उसमें से एक सब्जेक्ट हमें ड्राइंग के तौर पे ऑप्ट करना होता है, उसके बाद के 2 सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह से हम पूरे 3 साल के अंदर जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हैं, उस ग्रेजुएशन की पढ़ाई में 45 मिनट्स या फिर 1 घंटे का, जैसा कि एक लेक्चर आपका ड्राइंग का होता है, साल भर में आप जितनी पढ़ाई करते हैं, फाइन आर्ट्स के जो प्रोफेशनल कोर्सेज जो बाकी जगहों पर चलते हैं, कंपेरेटिवली अगर उनको देखा जाए तो जो हम 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो फाइन आर्ट जो है वो उसको 1 महीने में पूरा कर लेते हैं। तो एक ये डिफरेंस जो था वो हमेशा से बना हुआ था। तो हम यहाँ पर मास्टर्स जब हम कर रहे हैं तो मास्टर्स कर रहे हैं तो साथ में जब हम सारा यहाँ पर पेंटिंग देखते हैं, यहाँ पर ग्राफिक्स देखते हैं, कोलोग्राफ, ग्राफिक्स, एचिंग, ये जितनी भी इसकी विधाएँ हैं, इन सारी चीज़ों को जब हमने जाना, जब हमने किया, इसके साथ साथ में हम आर्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं। आर्ट हिस्ट्री से हमने आर्टिस्ट लोगों की लाइफ स्टाइल को जाना, उनकी वर्किंग स्टाइल को जाना, हमने इन सबको जाना और हमने ये जाना कि हम जो भी काम कर रहे हैं ये कौन से इस्म के रिलेटेड है या किस इस्म के पास जा रहा है, किस तरह का काम हम कर रहे हैं। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना शुरू किया। एक्चुअल में फाइन आर्ट की स्टूडेंट्स और हमारे में एक जो डिफरेंस होता है वो होता है स्किल का डिफरेंस, क्योंकि फाइन आर्ट के अंदर जो स्किल सिखाई जाती है वो हमारे पास में इसलिए नहीं होती है क्योंकि हमारे पास में वर्किंग आवर्स बहुत लिमिटेड है। तो मेरे पास में एक चैलेंज था कि अगर मैंने इतने समय में मैंने अपना मास्टर्स की अगर पढ़ाई की है और अगर फाइन आर्ट की कुछ एडवांस कर रहा है, अलग से कर रहा है और जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे निश्चित रूप से कोई मशक्कत करनी है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। तो मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई, मास्टर्स की जो पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद में मैंने अलग से स्पेशली अपना टाइम काम के लिए निकाला और पूरी तरह से काम के अंदर किया। तो मैं अपने फ्रीलांसिंग जितना काम मैं कर सकता था उतना मैं काम किया। मैंने अपने सर से रिक्वेस्ट की और उनका स्टूडियो मुझे मिला, जिसमें मैंने ग्राफिक्स के काम 2 साल तक लगातार मैंने ग्राफिक्स के काफ़ी सारे काम किए। मास्टर्स में मुझे खास तौर से पेंटिंग और ग्राफिक्स दोनों का इंटरेस्ट बराबर से रहा, लेकिन ग्राफिक्स के कुछ काम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, तो मैंने उसको काम बाद में भी जारी रखा। कुछ काम हम अभी देखेंगे। खासतौर से जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पढ़ाई तक की जहाँ तक बातें थी, अब पढ़ाई तक की बात तो समाप्त होने के बाद में अब हमारा काम शुरू होता है कि अब हम क्या कर रहे हैं। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये आया कि अब हम पेंटिंग किस तरह की कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ एग्जीबिशन हो रही है, किस तरह से हमारा डिस्प्ले हो रहा है और कितना एप्रिसिएशन मिल रहा है और किस तरह का क्या एटमॉस्फेयर आर्ट फील्ड के अंदर। तो हम उसके साथ में लाइनअप करते हुए हम आगे बढ़े। मैंने साथ ही नेट की क्वालिफिकेशन करी थी, तो मुझे लेक्चरशिप के लिए मौका मिल गया। तो 2001 से मैं अपनी टीचिंग जॉब में था। कभी काम को करने के समय थोड़ा गैप जरूर हुआ, लेकिन काम कभी रुका नहीं। थोड़े थोड़े गैप के अंदर काम होता चला गया, क्योंकि लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह का रहा कि जॉब भी करनी है, जॉब कुछ अलग अलग जगहों पे भी करनी है, तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस आते गए और थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ता चला गया। तो कुल मिलाकर के अब मैं ये बता दूं कि जब मैंने अपने आप को अपने काम के साथ में देखा, तो चूंकि मैं जैसा कि बागल प्रदेश का रहने वाला हूँ, ये जनजाति क्षेत्र है और जनजाति के जो लोग हैं वो अपनी लाइफस्टाइल किस तरह से जिया करते हैं, किस तरह का उनका कल्चर है, किस तरह उनके फेस्टिवल्स हैं, किस तरह की वो सेलिब्रेशंस करते हैं, किस तरह वो एंजॉय करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे मेरी शुरू से बड़ी अच्छी पकड़ रही और मेरे को देखने में बड़ा इंटरेस्ट है।
कई बार मैंने उनकी फोटोग्राफ्स भी किए, कई बार मैं उनके मेलों में शरीक भी हुआ। जैसा कि एक बड़ा फेमस मेला जो है बेड़ीश्वर का मेला जो अक्सर लगता है वहाँ पर हर साल, ऐसे कई मौक़ों पर मैंने जनजातीय लोगों की एक्टिविटीज़ और उनकी स्टाइल को बहुत अच्छे से देखने का प्रयास किया। कब ये चीज़ें का कब ये सारे सब्जेक्ट्स मेरी पेंटिंग के सब्जेक्ट्स बन गए और ये मुझे पता भी नहीं चला। असल में ये सहज ज़िंदगी जीने वाले जो जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे वैसे ही अपनी लाइफ स्टाइल से आगे से, चूँकि अब उनमें एक चीज़ एडिशनल होती जा रही है, क्योंकि उनकी लाइफ के जो ट्रेंड्स, उनकी जो ट्रेडिशन है वो उसी को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि उनकी लाइफ स्टाइल में मॉडर्निटी ने जो एंटर की, मॉडर्निटी जैसे एंटर हुई उनकी लाइफ में, तो किस तरह से वो मॉडर्न हुआ है तो ट्रेडिशनल लोग, लेकिन किस तरह से मॉडर्न हुआ, ये अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास में देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें होंगी और बहुत ही सहज रूप में। उसमें कोई बहुत शोर शराबा नहीं है, कोई बहुत ऐसा कोडपन नहीं है, लेकिन जो सहजता उनकी लाइफ के साथ में है, यही मेरी पेंटिंग के सब्जेक्ट है, यही मैं पेंट करता हूँ और मुझे यही चीज़ें इंस्पायर करती है। तो अधिकांश जगहों पर जहाँ जहाँ पर मेरे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वो कुछ उन्हीं से इंस्पिरेशन मैंने लिया हुआ है और वही मैंने लेट्स टेक अ लुक। मेरी पेंटिंग पे कुछ निगाह डालें तो एक बार हम शुरुआत करते हैं। मेरी कुछ वर्क्स जो मेरे पास में है उसको शुरू करते हैं। जैसा कि हम पेंटिंग देख रहे हैं, अभी हमारा जैसा मैंने बताया कि जनजातीय क्षेत्र से इंस्पिरेशन जैसा मिलता है और उसके बाद में जो अपनी स्टाइल में काम किया, तो अब तक मैं जो शिक्षा का काम तो ये था कि जिसने हमें टेक्निक सिखाया कि किस टेक्निक में काम कर रहा है, कौन से कलर्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन से कलर्स का क्या फ्लो है, कौन सी विधा में काम कर सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे पढ़ाई पूरी करने के बाद में जब हम काम करते चले गए तो हम अपने ही तरह के फिगराइजेशन करने लगे, हम अपने ही तरह की चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाते रहे और बात चलती रही और सब्जेक्ट मिलते रहे और क्रिएशन होता चला। तो मैं बात करूं कि एक नॉर्मल सा एक कपल सिटिंग अभी बैठा हुआ है, अभी अपने बहुत ही रिलैक्स मूड में और वो अपने घर के इंटीरियर में है, लेकिन उनके चीज़ों में अगर मैं टेक्निकल बात करता हूँ तो इसमें जैसा कि उनके कॉस्ट्यूम्स हैं और उसके अंदर जो कुछ छोटा मोटा टेक्सचर्स है, खास तौर से मैंने लाइट एंड शेड के जो इफेक्ट्स हैं, क्योंकि मैं रियलिस्टिक पसंद करता हूँ लेकिन रियलिज्म को अवॉइड भी करता हूँ। तो खास तौर से अगर मैं बात करूँ तो फिगराइजेशन मेरी पहली प्रायोरिटी है। नंबर सेकंड कि उनके चेहरे बोलते हुए रहेंगे, वो आपसे हमेशा इंटरेक्ट करेंगे, कुछ न कुछ आपको व्यूवर्स के साथ में आपको देखते हुए बात करते हुए मिलेंगे। तो मेरी पेंटिंग्स मैक्सिमम सारे नैरेटिव पेंटिंग्स हैं, तो सभी में कुछ न कुछ नरेशन रहेगा। नेक्स्ट, द टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज माय म्यूजिक क्लास। अभी इस म्यूजिक क्लास के अंदर अपनी म्यूजिक की पढ़ाई करते हुए एक कपल को दिखाया है। इस पेंटिंग में खास तौर से मैंने अभी काफ़ी सारी, जैसे कि क्लास का एक डेकोरम होता है, क्लास के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे कि अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते जैसे कि वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि म्यूजिक और डांस की क्लास है। तो असल में वो सारी चीज़ों का एटमोसफियर बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड पूरी पेंटिंग थी, लेकिन मैं बात के कुछ हिस्सों को हटा के और मेनली फोकस किया उन पे जिनसे कि हमें एक बार में जैसे कि हमें अटेंशन मिले पेंटिंग के अंदर। तो मेनली कपल जो कि बैठे हुए हैं और अपने टीचर के साथ में अपना जो म्यूज़िक का प्रैक्टिस है वो किया कर रहे हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है उसको मैंने थोड़ा सेकेंडरी लेकर के उसको अवॉइड किया। तो कई बार चूँकि पेंटिंग करने में जब भी मैं काम किया करता हूँ तो अनएक्सपेक्टेड कुछ न कुछ फिगरेटिव काम करने का इंटरेस्ट है, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें बनती चली जाती हैं और मैं अपने उन फिगर्स का लालच छोड़ नहीं पाता, तो एक बड़ी दुविधा में फंस जाता हूँ। कई बार ऐसा होता है पेंटिंग करते करते बड़े चले जाते हैं कि अगर मैंने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो फिर ये तो अच्छा फिगर आ रहा है, ये अच्छा स्पेस बन रहा है। कई बार ऐसे काफ़ी सारे चले जाते हैं, लेकिन उनको एक बार छोड़ना पड़ता है और कुल मिला के फाइनली कंपोजिशन पे तक आना ही होता है।
कई बार पेंटिंग के साथ कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसको एक टाइम के बाद में फिर दूसरा कैनवस लेना ही होता है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें, जब भी मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तभी मैं जहाँ रहता था तो उनके पड़ोस में एक हमारे पड़ोस में जो लोग रहते थे, टेनेंट थे, 3-4 लड़के एक साथ किराए पर रहते थे, पढ़ाई करने वाले थे। तो असल में उनसे कब से उनका एक ही सीन हुआ करता था कि मकान मालिक आता, अपना किराया मांगता, और जब भी किराया मांगता तो सारे लोग कुछ बहाना बना के मांग लेते और उनको किराया देते। तो मकान मालिक परेशान होकर के एक बार नोटिस लेकर के आ गया। तो एक्चुअली ये सारा एक्सप्रेशन जब मैंने देखा और ये सब कुछ सुना, तो मेरे मन में सहज ही मतलब एक पिक्चर क्लियर हो गया। तो जैसे क्लियर हो पिक्चर, तो मैंने उसको लेट्स ट्राई टू पेंट। तो मैंने इसको पेंट किया। तो उसमें यह है कि लैंडलॉर्ड आकर के अपना लास्ट अल्टीमेटम दे रहा है, लास्ट नोटिस है कि अगर अभी घर खाली नहीं किया तो उसके बाद फिर मैं गोइंग टू कंप्लेंट द पुलिस। तो ये सारे अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि भाई प्लीज़ हमारे से ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हम लोग और बेस्टलेस अकोमोडेशन है, तो घर के अंदर कोई चीज़ें हैं भी नहीं, सब खाली खाली जा रही है। लेकिन मेन एक्सप्रेशन ये है कि आप हमें बख्श दें, हम अगली बार भर देंगे। नेक्स्ट, जैसा कि बागड़ के जो ट्राइबल एरिया में फेस्टिवल्स का जो सीज़न होता है, शादियां जो होती हैं, एक बहुत ही खास तौर की चीज़ है। कभी मौका मिले तो जो भी देखेंगे तो आप अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि वो अपनी मैरिज को कितना एंजॉय करते हैं, बहुत बहुत एंजॉय करते हो। जितना कि शायद हम लोग ना कुछ चीज़ों में कॉन्टेक्ट करके शायद नहीं कर पाते, लेकिन वो बहुत एंजॉय करते हैं। उनके लिए बैंड बाजा, डीजे, वो उनके लिए हर फैशन की वो चीज़ जो लगता है कि ये हम नहीं खरीद सकते, वो सब खरीदेंगे, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो एक ऐसे एटमोसफेयर यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है कि दूल्हा घोड़े पर सवार होकर के अपने डीजे और बैंड बाजों के साथ में यहाँ पर शादी के मंडप तक पहुँचने की कोशिश में है। और इधर से जो बैंड बाजा बजा रहे हैं, वो एक बार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखो बारात आ गई है, दूल्हा आ गया है। और एक्चुअली सारा एटमोसफेयर है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो इस पार्ट को पर्टिकुलरली थोड़े से हार्ड टेक्सचर्स के अंदर ऐसा इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें हॉर्स का एक्सप्रेशन और हॉर्स के जो टेक्सचर्स हैं उधर से हार्ड है। ज्वेलरी का जो पार्ट है उसको एक बार मैं थोड़ा सा सिंबॉलिक तौर पर ही ज्वेलरी वगैरह डिज़ाइन की है, उसमें बहुत ज़्यादा रियलिज्म और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। तो जो चीज़ें ज़रूरत की कम लगी उनको मैंने थोड़ा डार्क टोन में लेकर के उनको अवॉइड कर दिया है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द पार्ट इज बहुत ही क्लियरली दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड पेंटिंग। जैसे कि हम देखते हैं दुल्हन के ऊपर अपना मेकअप में है और इधर से इसको कॉल करके कहा जा रहा है कि बारात आ गई। इसके पहले कि हम अपनी सारी कला यात्रा में पूरी पेंटिंग्स के बारे में बात करें, मैं चाहूँगा कि एक बार हम थोड़ा सा कुछ पेंटिंग करके देखें। तो लेट्स हैव टेक अ डेमो।
एक बार थोड़ा सा सूखेगा जब तक मैं मौन बात कर रहा हूँ। लेट इट बी ड्राई। जब तक सूखता है हम लोग थोड़ी कुछ और बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पेंटिंग के साथ में मुझे ग्राफिक्स का बड़ा इंटरेस्ट रहा है, खासतौर से एचिंग। मैंने खासतौर से एचिंग करने का बहुत एक्साइटमेंट था, जो कि कॉलेज के वक्त में मैं काम कर पाया। जितना भी किया मुझे लगा कि बहुत काम है। सर का स्टूडियो था जिसमें मुझे रात दिन की परमिशन थी काम करने की, और बड़े ही स्नेह के साथ में उन्होंने मुझे परमिट किया था और मैं काफ़ी काम कर पाया था। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो उसके बाद में मैंने बैचुन कल्चर सेंटर उदयपुर में भी ज्वाइन किया। थोड़ा टाइम तक मैंने वहाँ पर भी काम किया। तो काफ़ी सारे मैंने एचिंग के वर्क किए। मैं कुछ एचिंग के काम दिखाना चाहूँगा। दिखा पाएंगे, डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखा पाएंगे सीधा सा। अगर आप देख पा रहे हैं, ये कुछ लोगों का क्राउड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनजातीय क्षेत्र से प्रभावित मैं मतलब हमेशा उनसे इतना इंस्पायर रहा हूँ कि मैं उनकी सारी एक्टिविटीज़ को बड़े अच्छे से जैसे कि नोटिस किया है। तो इसमें सारे लोगों के इम्प्रेशन जो है वो कुछ वैसे ही मिलेंगे। कई बार ऐसा फील होता है कि ये लेबर कास्ट के तरह के लोग हैं, लेकिन क्या है कि दिन भर में जितना भी वो मजदूरी करते हैं, जितना डार्क कॉम्प्लेक्शन उनका है, ये दिन की धूप में काम करने वाले जो लोग हैं कितनी मशक्क़त से अपने काम करते हैं, उसके बाद में बड़े खुश रह करके अपने फेस्टिवल को कितना अच्छे से एंजॉय करते हैं। चाहे जो भी हो, सुबह से लेकर के शाम तक में चाहे कितना भी लेबर करें, कुछ भी करें, बट एंड ऑफ द डे उनको आप बहुत ही हैप्पी मूड में देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इनके साथ में अच्छी लगती है मुझे इनको देखना। ओरिजिनल प्रिंट्स अनएक्सपेक्टेडली मेरे पास में अभी किसी वजह से अवेलेबल है नहीं, बट मैं कुछ ये शुरुआत के एचिंग्स जो मैंने किए थे, ये
स्टेट एकेडमी ने मुझे अवार्ड से नवाजा था। कुछ ओरिजिनल अगर प्रिंट हम जैसा कि ग्राफिक्स के कुछ काम अभी अवेलेबल नहीं हो पाने की वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा। कुछ पेंटिंग्स भी हैं जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी उनकी इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। तो एक बार उस पर एक बार निगाह डालते हैं और उन कामों को देखते हैं। तुम ऐसा करो, इधर कर दो, मैं सामने से। ओके सर। ये कुछ डिजिटल वर्क्स हैं जो मैंने ट्राई किए थे। सिंपल पेंट ब्रश के अंदर बने हुए कुछ वर्क्स हैं। ये पेंटिंग्स हैं, कुछ हार्ड टेक्सचर के साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज, कुछ डिस्ट्रक्शन। ये दिस इज माई अर्ली वर्क। ये मेरे कुछ शुरुआत के जो काम थे जहाँ से कि मैंने स्टार्ट किया था। कुछ एक्सप्रेशन ये तब के हैं जब भी आज की तरह मॉडर्निटी नहीं थी। मोबाइल फ़ोन का उस वक्त सोचना भी उस वक्त नहीं था। जब भी पीसीओ हुआ करते थे और पीसीओ का बड़ा उपयोग होता था, काफ़ी बातचीत करने के लिए लोग फ़ोन का इस्तेमाल यहीं पे किया करते थे। तो ये जो पेंटिंग है ये मेरे वुडन बॉक्स पे बना हुआ है। ये मैंने वुडन बॉक्स पे बनाया हुआ है। वुडन बॉक्स के बारे में मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा इंस्टॉलेशन भी है। हाँ, ये वुडन बॉक्स आप देख सकते हैं। ये 6x4 की साइज़ में 6x4 का साइज़ का ये बॉक्स है, 4 फीट बाई 4 फीट। तो ये 200 साल पुराना जो मंजूषा है, ये मंजूषा है जिसमें 5 टाइप के इंटरलॉकिंग सिस्टम हैं और इसको चारों तरफ से पेंट करने का ख्याल मुझे आया। ये काफ़ी पुराने समय से हमारे घर पे हुआ करता था। तो जब भी मैं इसको देखता तो मुझे समझ आता कि क्यों इसको पेंट किया जाए। तो इसको पेंट करने के पीछे एक मेरा ख़ास तौर से ये कंसर्न था कि जिस तरह से मैंने ट्राइब्स के जो कल्चर में जो उनके मैरिजेस वगैरह थी और उनकी मैरिज पार्टी जो बसेस से जो उनका ट्रैवल करते हैं, तो वो जो पार्ट है वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था। क्योंकि बस पे छतों पर बैठ करके गाते बजाते चिल्लाते हुल्लड़ करते हुए जो उनका जो फ्रीडम एंजॉय करते हैं वो, और जितना एंजॉय करते हैं एक्टिविटी को, तो ये मुझे बहुत ही कहीं ना कहीं मतलब लगा कि मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत पसंद आ रहा है। तो मैंने इसको चारों तरफ से पेंट करना, ये इस एक्साइटमेंट के साथ में मैंने इसको चारों तरफ से पेंट किया। तो इसमें इसकी छत पे, क्योंकि छत के ऊपर बैठ करके वो लोग जो ट्रैवल करते हैं, तो ये छत पे बैठे हैं, चारों तरफ से इसको पूरा पेंट किया हुआ है।
उसके साथ कुछ और एक्सप्रेशंस हैं। कुछ काम अर्ली और मिडिल टाइम के जो काम है, कुछ ऑयल के अंदर है, कुछ एक्रेलिक मिक्स्ड है। ये सारे एक्रेलिक के एक्सप्रेशंस हैं, ये सारे एक्रेलिक में काम किए हुए हैं। सारी पेंटिंग्स जो आप देख पा रहे हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा। कि शुरू से मुझे रियलिज्म जो हमने पढ़ा, उसके साथ में जो डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मुझे चीज़ों को तोड़ने मरोड़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मैं उसको एक लिमिट तक ही कर पाया। लेकिन कई बार एक्सपेरिमेंट करते हुए काफ़ी सारे काम किए, तो काम में जितने वेरिएशंस आप देख पाएंगे या जितने डिस्टॉर्शंस आप देख पाएंगे, वो बस अपने एक इंटरेस्ट से ही बन पाए हैं। बाकी फिगराइजेशन जो है वो नॉर्मली आप देख पाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग एक्सप्रेशन। पेंटिंग करने के पहले जो टेक्सचर्स की जो एक्सरसाइज है, उसका एक जो इंटरेस्ट है, कलर ऑलमोस्ट सारे ही कलर मुझे पसंद होते हैं, बट मेनली ब्लू कलर खास तौर से। सारी पेंटिंग्स में कुछ नरेशंस हैं, तो जैसा कि हम पेंटिंग देख पा रहे हैं, एक इंटीरियर का सीन, ये इंटीरियर है एक घर का इंटीरियर, जिसमें एक युगल खड़ा हुआ है और साथ में एक विंडो से कुछ हेड्स हैं, वो अंदर की तरफ झांक रहे हैं। इस बैकग्राउंड के अंदर जो एक्चुअल में जो मेरा कंसर्न था कि नॉर्मली एक टाइम होता है जब भी युवा लोग जो होते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं लड़कियों से फ्रेंडशिप करने में। तो यहाँ पर एक लड़की को पूरे जो एरिया के बदमाश लड़के हैं बड़े परेशान करते हैं जब भी घर से बाहर निकलेगी। तो उसने यहाँ से एक लेटर डाल दिया घर के अंदर, और किस्मत से उस वक्त उनके फ्याज आए हुए थे और लेटर उनके हाथ में पड़ गया। और फ्याज जो है वो फौजी आदमी है, तो फौजी आदमी के हाथ में लेटर पड़ गया। तो वो लेटर पढ़ ही रहा था कि इतने में उसकी फ्यासी आके बोलती है कि इन सभी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तो ये सारे अपने एक्सप्रेशन दे रखे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि ये फौजी है और अब शिकायत हो गई है, तो अब पता नहीं क्या होगा। तो सारे अपने बचाव में सारी चीज़ें, तो ये पूरा एक्सप्रेशन है पेंटिंग का। इसको फोकस करना। दिस इज विक्ट्री, इसका टाइटल विक्ट्री है, और इसके बैकग्राउंड के अंदर बड़े हार्ड से टेक्सचर्स हैं। ये एक सेलिब्रेशन का मूड है, जो कि कुछ सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें सारे लोग कुछ झंडे उठा के और कुछ मज़े करते हुए और कुछ बजाते हुए अपने कुछ उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। चाहे जैसे कि उनका कोई फेस्टिवल हो या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, चाहे जैसा भी। लेकिन जो फ्रीडम और जो उन्माद हम ट्राइबल जैसे फेस्टिवल्स के अंदर देख पाते हैं, वो मैंने अपने एक्सप्रेशन देने की कोशिश की है, जिसमें कि एनिमल्स उनके खास तौर से फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो इसमें वो पार्ट भी इंक्लूड किया हुआ है, और वही ट्रेंड्स के साथ में बड़े एंजॉय करते हुए ये एक्सप्रेशन। पेंटिंग को एक बार थोड़ा सा पेंटिंग करने की कोशिश करते हैं।
सूख में देना होगा क्योंकि थोड़ा सा गीला रहेगा। लेट इट बी ड्राई। तो कुछ और एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। This is my recent works. दिस इज बेसिकली जगलर शो। जगलर शो के अंदर हम लोग जानते हैं कि कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी, बस वही एक्सप्रेशन दिखाने का प्रयास है। तो इसमें काफ़ी सारी शो, मैंने जैसे बताया था कि शुरुआत के अंदर कई बार जब भी हम काम करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि छोटे छोटे जो मोटिव्स होते हैं, कई बार वो कैरेक्टर छोटे छोटे ऐसे बनते चले जाते हैं जिनका लालच हम छोड़ नहीं पाते। तो काफ़ी सारी मशक्क़त के साथ में ये पेंटिंग का पूरा फाइनल एग्जीबिशन हुआ है। तो उसमें जैसे जादूगर के शो में हम लोग देखते हैं जैसे कि कुछ जोकर वगैरह होते हैं जो बड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं। तो उन्होंने अपने ताश के पत्तों के साथ में कुछ खेल यहाँ पर अपना चला रखा है। साथ में एक जगलर जो है उसके पास में एक मैजिक स्टिक है, और मैजिक स्टिक के साथ में वो कुछ ऐसा जादू करता है जिसमें कि कोई एनिमल जो है वो बॉक्स के अंदर जाएगा और फिर लड़की बन करके बाहर निकलेगी। तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उसको मैंने अपनी कंपोजिशन के अंदर अपने स्टाइल के फिगर्स के अंदर डालने का प्रयास किया है, जिसमें कि कुछ राइट पार्ट के अंदर इसमें देखेंगे तो थोड़ा सा टेक्सचर कुछ स्पेशली काम मैंने करने की कोशिश की है। नेक्स्ट ये भी रिसेंट वर्क ही है जिसमें जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पेंटिंग्स के अंदर सभी में नरेशन रहेगा। तो गांव का लड़का शहर में जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, पढ़ाई पूरी करने के साथ में वो दुल्हन को लेकर के आ गया और सीधा शादी करके घर पे पहुंच रहा है। तो उसने अपना डिसीजन ही बता दिया घर में कि देखो मैं तो शादी करके और मैं ये आ गया हूँ ऐसा। तो देखते ही इसकी माँ की हालत खराब है एकदम से कि ये क्या कर बैठा, ये क्या कर दिया ऐसा। तो उसमें भी मैंने काफ़ी सारा ऐसा फिगरेशन किया था। बीच का स्पेस थोड़ा सा मैंने खास तौर से उसको खाली रखा है, क्योंकि जैसे दरवाजे पे एंट्री होने के साथ में उसकी जो इंटरेक्टिविटी है उसके अंदर के लोगों के साथ तो उसके बीच का एक डिस्टेंस जो हम लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि पेंटिंग के अंदर भी एक बच्चे के एक्सप्रेशन यहाँ पे आ रहे हैं। तो मेनली मेरी पेंटिंग में मैं जो कॉन्सेंट्रेट करता हूँ जिन चीज़ों को, खासतौर से जो मेरा अटेंशन रहता है उसमें बस एक बार उसका भाव आ जाए, उसके पूरे रियलिस्टिक एक्सप्रेशन आना कोई ज़रूरी नहीं है। ना लाइट एंड डार्क की तरफ मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता हूँ। तो मेनली बस ये एक्सप्रेशन इसके अंदर हम लोग देखा। नेक्स्ट ये एक फैमिली शूट है, ये फैमिली फोटोग्राफ है जिसमें देख सकते हैं हम लोग कि पूरे लगभग मैं बोल रहा हूँ कि सारी ही पेंटिंग्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको डार्क कॉम्प्लेक्शन ही देखने को मिलेगा। तो डार्क कॉम्प्लेक्शन का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्राइबल्स हैं जो अपनी लेबर करते हैं, जितना मजदूरी करते हैं, उनका कॉम्प्लेक्शन नॉर्मल ऐसे रहता है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि वो अपने कॉम्पिटिशन के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते ही नहीं कि हमें पाले में जाना है, हमें हमारी स्किल को गोरा करना है, ऐसा कोई अटेंशन उनकी तरफ से होता ही नहीं। वो जो भी नेचर उनके पास में है वो उसी को एंजॉय करते हैं, और ये दैट इंप्रेस मी मोस्ट। तो इसीलिए ऐसे ही एक बार कुछ एक्टिविटी थी, और एक्टिविटी शादी के बाद में जब वो ऐसे ग्रुप फोटो के लिए जब लड़ने लगे थे एक दूसरे से कि मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, ऐसे करके जब वो अपनी लड़ाई कर रहे थे तभी मुझे ख्याल आया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। तो मैंने अपनी तरफ से जो ये कोशिश की है। इसमें हम टेक्निकली पार्ट देख सकते हैं कि जैसे उनके जो कॉस्ट्यूम होते हैं, तो उनके कॉस्ट्यूम के अंदर उनका स्पेसिफिकली कलर, उस कलर के साथ में कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जो कि छप्पे लगे हुए हैं, उस तरीके के जो डिज़ाइन होते हैं वो लोग को ज़्यादा पसंद होता है। तो इस तरह का डिज़ाइन है, और कुछ नई तरह की ड्रेसिंग भी है। तो बस उसको बताने का प्रयास किया है खास, और बाकी तो अपनी एक्सप्रेशन नहीं सी। और कैमरा मैन जो है वो बोल रहे हैं कि स्माइल प्लीज, तो सारे लोग अपनी बातों में उलझे हुए हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे उसकी तरफ। तो दैट इज द एक्सप्रेशन। दिस आर द
टेक्सचर पेंटिंग जिसमें मिशन पीस है कि एक मिशन पे निकले हैं कि शांति चाहिए बस। देश दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शांति के लिए निकले लोग हैं, उनका अपना पैगाम है जो कि अपने तरीके से फैला रहे हैं। तो नेक्स्ट द एक्सप्रेशन इज लेट्स डांस। क्लियरली आप देख पाएंगे कि इस पेंटिंग में डांसिंग फॉर्म के अंदर एक मेल फिगर है जो अपनी फ्रेंड को इंसिस्ट कर रहा है कि लेट्स डांस। बैकग्राउंड के अंदर टेक्निकल पार्ट अगर देखें तो उसमें मैंने पहले जो ड्राइंग किए थे उसमें जो बैकग्राउंड में रेड दिख रहा है, तो रेड के पहले इसमें जो दूसरा कलर था उसमें मैंने बहुत सारे फिगर्स बनाए थे जो कि डांस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में मैंने उस पार्ट को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में मुझे लगा कि एक वाइब्रेशन तो पीछे डांसिंग का चाहिए, और उसके साथ में क्या कि अगर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होगी तो मैंने इसके साथ में उनके कुछ मोटिव्स जो है तो जो एक तरह से सांकेतिक है, थोड़ा सा सिम्बॉलिज्म है, थोड़े से उनके मोटिव्स हैं, उनके ये सारी चीज़ों को पीछे बैकग्राउंड के अंदर कुछ बताते हुए फिर इसको पेंटिंग के बैकग्राउंड के साथ में इस पेंटिंग को पूरा कंपोज किया। नेक्स्ट, जैसा कि आज का मॉडर्न पीरियड हम देखते ही हैं, बिना मोबाइल के शायद अभी किसी इंसान के पास में मोबाइल ना ऐसा नहीं होगा। सभी के पास में अपने मोबाइल होते हैं और सारे लोग अभी बिना मोबाइल के कोई सोच भी नहीं सकता। तो जब सबके पास में मोबाइल है तो हम देखेंगे ध्यान से, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि ये मॉडर्निटी या ये जिस तरह की ज़रूरत है तो उन्होंने अपने लाइफ के अंदर कैसे इसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि वो सेल्फी स्टिक अभी हम लोगों ने नहीं खरीदी होगी, लेकिन उन लोग को ये एक्साइटमेंट है कि नहीं, सेल्फी स्टिक से अगर फोटोग्राफ कर रहे हो, सेल्फी लेते हैं तो कैसा लगता है। तो वो अपनी स्टूडियो, अब ये एक एक्चुअली ये जो कंपोजिशन है ये एक स्टूडियो को एक जो फॉर्मेट होता है जो कि ट्रेडिशनल स्टूडियोज हुआ करते हैं जहाँ पे जाकर के हम लोग अपनी फोटोग्राफ किया करते हैं। तो स्टूडियो को जो ट्रेडिशनल कैमरा है, कैमरामैन जो है उसको जाकर के चिढ़ा रहा है कि देखो अब तो सेल्फी का ज़माना आ गया है और देखो अभी हम लोग वैसे इंजॉय कर रहे हैं और नो नीड टू गो टू एनी स्टूडियो। तो ये कुछ एक्सप्रेशन जैसा कि कहीं ना कहीं मैंने देखा और मुझे लगा कि इस एक्सप्रेशन पे भी एक पेंटिंग हो सकता है। तो बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि स्टूडियो के अंदर लगा करते हैं, तो वो कुछ उन्होंने अपने लगा रखे हैं और उस हिसाब से लाइट वगैरह के लिए एक सिंबल खाली दिया हुआ है। उसी तरह से ये भी एक पेयर है अपने पेट्स के साथ में, अपनी फैमिली में, बस वैसे ही इंजॉय डिफरेंट मूड। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन जिसमें कि जो इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कई बार ये खेला करते हैं। मैंने कहीं देखा था जहाँ पर बैलों की दौड़ होती है तो उसमें रेस के अंदर जीतता है बैल, फिर उसको बड़ा सा वो कुछ इनाम वगैरह भी मिलता है ऐसा। तो एक रेस के अंदर जो एक काफ है वो रेस जीत गया है, तो बस उसके साथ ही एक्सप्रेशन है सारे और डिस्टोर्शंस हैं सारी पेंटिंग्स के अंदर मेरे अपने तरीके के, तो वो प्रयास है। दिस वन आज के टाइम में हम देखते ही हैं, आज के टाइम में जो सोसाइटी में जो लेडी का अपना एक पोजीशन है तो उसको बहुत ही हिडन लोगों से अपने आप को अवेयर रखना होता है। उसको अपने सारी चीज़ों के अंदर उसको अपनी किस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये एक एक्सप्रेशन के अंदर बताने की कोशिश की है कि एक लेडी को लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, तो उसमें से जिस तरह से कि अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है, तो ये एक्सप्रेशन उसी पे बेस्ड है। कई बार जैसे हम लोग कई बार जैसा कि देखते हैं हमारे रेड लाइट पे या फिर कुछ
बस स्टॉप पे या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ न कुछ लोग खिलौने बेचा करते हैं, या कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कि कोई अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। तो एक लेडी को देखा था मैंने जो अपना प्रेग्नेंट थी और अपने कुछ बच्चों को खिलता हुआ साइड में छोड़ के आई थी और कुछ खिलौने बेच रही थी। तो बस वो एक्सप्रेशन ध्यान रह गया, तो उसके लिए थोड़ा सा एक कंपोजिशन बनाया प्रयास, जिसमें कि एक लेडी आप देख सकते हैं अपने कुछ टॉयज़ को बेचने का प्रयास कर रही है, प्रेग्नेंट लेडी है। तो जिसमें कि खास तौर से जब मैं अपने कलर्स वगैरह जब लगाया करता हूँ, तो कलर्स लगाने की मेरी अपनी और सिंपल सी है कि जब तक कलर में सेटिस्फाई नहीं हूँ तब तक उसका एक दूसरे के ऊपर लेयर्स पे लेयर्स उसका एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। तो जैसा कि जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊँ फाइनली, तब तक मैं उस पर काम करता रहता हूँ। आगे आगे आगे। सर थोड़ा जल्दी करना, टाइम अप हो गया तो ये ऑटो कट हो जाएगा।
into 10. 444. सर ये ऑटो कट हो जाएगा थोड़ा जल्दी. टाइम को चैलेंज को देखते हुए अभी इनिशियली 1 से 2 लेयर हुआ है, बाकी अभी मुझे अभी इसको सूखने के बाद में लाइटर डार्कर लाइट डार्क करते करते अभी मैं इसको 4 से 5 बार और करूँगा, तो उसके बाद में करके फाइनली सेटिस्फाई होगा. तो ये मेरा पेंटिंग का प्रोसीजर था, जिसमें कि अभी एक बार खाली शुरुआत के 2 स्ट्रोक लगा पाया हूँ हार्डली. तो इसके साथ में मैं कुछ फाइनली हम बात करेंगे कि जिस तरह से पेंटिंग के इंस्पिरेशंस डेली और सराउंडिंग रूटीन लाइफ से मिलती है, तो मेरा अपना जो सोचना समझना है, तो उसमें मुझे कई प्रकार की चीज़ें इंप्रेस करती हैं, जिसको देख करके मुझे लगता है कि ये भी पेंट हो जाए, ये भी पेंट हो जाए. कई बार सारी चीज़ें पेंट होने के लायक मुझे फील होता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है. फिर भी मेरा कोशिश ये है कि आने वाले टाइम में मैं अपनी इस आर्ट को कुछ और नए डायरेक्शन दे पाऊँ, नए आयाम पे लेके जाऊँ. पूरा प्रयास रहेगा इस बात के लिए कि मैं बहुत जल्दी 2022 में अपना एक और सोलो शो की तैयारी कर रहा हूँ. तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको इस साल के एंड तक में एग्जीक्यूट कर पाऊँ. तो अंत में मैं राजस्थान फोरम और श्री सीमेंट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वर्चुअल सेशन आज सभी का, खास तौर से विश्व मोहन जी भाट साहब का, संदीप जी भदौरिया साहब का, विद्यासागर उपाध्याय सर का, सर्वेश जी भट्ट साहब का और समस्त ब्रह्मांड पदाधिकारियों का मैं फिर से पुनः धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ. और उम्मीद करता हूँ कि सभी का इसमें इस तरह से बना रहेगा और फ्यूचर में हम आर्टिस्ट लोगों के साथ में इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स हमें अवेलेबल होते रहेंगे, जिससे कि हम और ज़्यादा काम करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे. अंत में सभी व्यूवर्स को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो मैं अंत में जो धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे टेक्निकल असिस्टेंट चिंटू को मैं कहूँगा, खास तौर से जिन्होंने कि पूरे टाइम मुझे हर तरह की फैसिलिटी दी उन्होंने, और इस पूरे मेरे इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया. तो थैंक यू सो मच चिंटू. अंत में सभी लोगों का साथ में जुड़ने पर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार, धन्यवाद.